वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में हम लोग संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है फेडरल सिस्टम। तो जो राजनीति शास्त्री हैं उन्होंने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा। पहला एकल व संघीय में इसको वर्गीकृत किया। कैसे बांटा? एकल और संघीय में। तो एकल या एकात्मक सरकार कौन सी है? जिसमें समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। क्षेत्रीय सरकार से तात्पर्य यहाँ पे राज्य सरकार है, प्रांतीय सरकार है, ये मतलब है यहाँ पे क्षेत्र सरकार का। इसके अलावा जो दूसरी हैं वो कौन सी हैं? संघीय सरकार है। संघीय सरकार में क्या है? जितनी भी शक्तियां हैं संविधान के द्वारा वो केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार अर्थात राज्य सरकार में विभाजित कर दी जाती हैं। दोनों के बीच में स्पष्ट विभाजन होता है और स्वतंत्रता पूर्वक वो उनका प्रयोग करते हैं अलग अलग से, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन वगैरह में। तो थोड़ा सा तुलनात्मक पहले बात कर लेते हैं कि संघीय और एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताओं के बारे में कि ये क्या है, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संघीय सरकार कौन सी है और एकात्मक? तो संघीय सरकार में क्या होता है? एक दोहरी सरकार होती है, अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार। इसके अलावा जो एकात्मक सरकार होती है इसमें एकल राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ये एकात्मक सरकार की बात है। दूसरा, जो संघीय सरकार होती है इसमें लिखित संविधान होता है, और जो एकात्मक सरकार है इसमें संविधान कैसा हो सकता है? लिखित भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, और अलिखित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। तीसरा पॉइंट है, संघीय सरकार में राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि जो एकात्मक सरकार होती है इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। एकात्मक सरकार से मतलब एक प्रकार से देखा जाता है तो केंद्र इसमें मजबूत स्थिति में होता है प्रांतों की अपेक्षा। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता किसमें? जो ये संघीय सरकार है इसमें क्या है? संविधान की सर्वोच्चता होगी। वहीं एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे कि जापान में, और नहीं भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। इसके अलावा संघीय सरकार इसमें कठोर संविधान है, वहीं जो एकात्मक सरकार है इसमें संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। कठोर जैसे फ्रांस और लचीला जैसे कि ब्रिटेन में। फिर संघीय सरकार की बात करें तो इसका एक और लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। एकात्मक सरकार की बात करें तो इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा संघीय सरकार में द्विसदनी विधायिका होती है। द्विसदनी मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से दो सदन होते हैं। तो इसी तरीके से एकात्मक सरकार में अगर बात करें तो इसमें विधायिका द्विसदनी भी हो सकती है जैसे कि ब्रिटेन में, और एक सदनी भी हो सकती है जैसे कि चीन में। तो ये थे हमारे संघीय सरकार और एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताओं को हमने देखा। तो समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा कि एकात्मक सरकार किस तरीके की होगी और संघीय सरकार किस तरीके की होगी। और अभी इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संघ शब्द के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि संघ शासन शब्द को कहाँ से लिया गया है। ये लैटिन शब्द जो है फोइडस से है, अर्थात फेडरेशन की बात की जा रही है, जिसका अभिप्राय क्या है? संधि या समझौता। इस तरीके से जो संघ शासन है एक नया राज्य या राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न इकाइयों के बीच क्या होता है? संधि और समझौता होता है। इसके तहत वो निर्मित किए जाते हैं और इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जैसे राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? राज्य। इन प्रांतों को कैंटोन स्विट्जरलैंड में कहा जाता है, प्रांत कनाडा में, और गणतंत्र रूस में कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं जिनको हमारे यहाँ राज्य कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है, उनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। इसके अलावा संघ शासन जो है वो दो रूपों में निर्मित होता है। वो कौन से हैं?
एकीकरण और विभेदीकरण। तो जो पहला मामला है एकीकरण वाला, इसमें क्या होता है, जो राज्य कमजोर होते हैं, किस तरीके से, आर्थिक रूप से या फिर सैनिक रूप से पिछड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण कर लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, अमेरिका, ये इस तरीके से बना है। दूसरे में क्या होता है, बड़ा एकीकृत राज्य जो है वो संघ में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हमने विभेदीकरण कहा, जहां राज्यों को क्या होती है, स्वायत्ता होती है। इसका उदाहरण क्या है, कनाडा है। तो अमेरिका विश्व में पहला प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है, ये भी याद रखेंगे। ये सब जरूरत नहीं कि वहाँ कितने राज्य हैं, क्या है, 50 राज्य हैं वैसे वहाँ पे अमेरिका में। और भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। किस लिए अपनाया, क्योंकि देश का जो हमारे आकार था वो वृहद था और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। इससे क्या होगा, सरकार की शक्ति बढ़ेगी और क्षेत्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी बजाय यूनियन का यूज़ किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है भारत जो है वो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश वर्जन है संघ की। हिंदी में चूंकि संघ ही लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए फेडरेशन ना यूज़ करके यूनियन शब्द का यूज़ किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या मतलब हुआ इसका, किसके रूप में परिभाषित किया गया, इससे क्या बातें निकल के आती हैं। तो राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, इसके बारे में दो बातें उभर कर सामने आई। किसके अनुसार, B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार। कौन सी थी, कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर फेडरेशन के बारे में जब पढ़ा था, तो एकीकरण वाला फेडरेशन जिसमें था, तो उसमें क्या था कि जो कमज़ोर राज्य होते हैं वो मिलकर एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि USA। तो यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है, ये सहमति का प्रतिफल नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट से ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। जब वो संघ से खुद को पृथक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, फेडरेशन संघ है वो अविभाजित नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, राज्य हमारे यहाँ अनश्वर नहीं है। राज्य कैसे हैं, नश्वर राज्य है। तो भारतीय संघ के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्य तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो संघ है, केंद्र है, वो राज्यों को विभाजित कर सकता है। वो अनश्वर नहीं है, वो नश्वर है। तो ये जो भारत की संघीय व्यवस्था है, ये किस पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो कनाडाई मॉडल में क्या है, केंद्र सशक्त है राज्यों की अपेक्षा। तो उसमें समानता किस आधार पर है कनाडा के मॉडल से, तो विखंडित होने का जो तरीका है, किस तरीके से राज्यों को कई राज्य बनाए जा सकते हैं, एक राज्य की सीमाओं को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इस आधार पर कनाडाई मॉडल से हमारी समानता है। इसके अलावा जो संघ शब्द है, इसका प्रमुखता से कनाडा में भी यूज़ किया गया है, हमारे यहाँ भी यूज़ किया गया है। और साथ ही केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना, ये बातें हमारी कनाडाई संविधान से या कनाडाई व्यवस्था से मैच करती हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की संघीय विशेषताओं की। पहली विशेषता है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, द्वैध राज पद्धति। अर्थात यहाँ पे क्या है, केंद्रीय स्तर पर एक सरकार और दूसरी सरकार राज्य स्तर पर है। तो ये हो गई हमारी द्वैध राज पद्धति। केंद्र सरकार क्या है, राष्ट्रीय महत्व के मामले, रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार, ये सब देखती है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं अर्थात राज्य सरकारें, वो सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, इस तरीके की चीज़ें उनके तहत आती हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। इसके अलावा दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। हमारे संविधान की जो संघीय विशेषता है वो लिखित संविधान की है। तो हमारे यहाँ संविधान कैसा है, लिखित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी हमारा है, जिसमें मूलतः कितने प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, साथ में 22 भागों में इसको विभक्त किया गया है। और इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। जो मूल रूप से थी वो 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें परिवर्तन हो गया है, 465 अनुच्छेद तक हो चुके हैं और
24 भाग हो गए हैं, जो कि कुछ भाग जो 9A 9B जोड़े गए थे उनको भी लगा दिया। वैसे मूलतः 22 भाग ही हैं, लेकिन 9A जोड़ दिया गया है, 9B जोड़ दिया गया, इस तरीके से भाग बढ़ गए। 14A जोड़ दिया गया, तो और 7 को निरसित भी कर दिया गया, भाग 7 निरसित किया गया है। तो इस तरीके से 24 भाग हो गए हैं और 465 अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही हैं, उनमें केवल A B करके जोड़ा गया है। और 12 अनुसूचियाँ हो गई जो अलग से जोड़ी गई, 4 अनुसूचियाँ 8 से 12 हो गई। इसके अलावा शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं। ये जो अगली विशेषता है संविधान की, संघीय विशेषता, वो है शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, किसमें? 7वीं अनुसूची में, जो कि किससे संबंधित है? केंद्र राज्य दोनों से संबंधित है। तो केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। इनमें बदलाव भी हो सकता है करंट में, ये घटती बढ़ती रहती, फिक्स नहीं है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, ये अगली विशेषता है। संविधान की संघीय विशेषता कौन सी है? संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे यहाँ संविधान कैसा है? सर्वोच्च है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों किस हिसाब से काम करती हैं? संविधान के द्वारा जो विधित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत वो कार्य करती हैं। और ये संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित कैसे होती है? कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, कि अगर कोई भी सरकार, चाहे वो क्षेत्रीय सरकार हो अर्थात राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, अगर वो ऐसी विधियों का निर्माण करते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, तो अपने जुडिशियल रिव्यू पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन विधियों को नलीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कठोर संविधान। ये संविधान की अगली विशेषता है, कठोर संविधान। तो जो संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है और जो संविधान की सर्वोच्चता है, ये दोनों चीज़ों के द्वारा ये कैसे मेंटेन हो सकती हैं? दोनों चीज़ें कठोर संविधान के द्वारा। जब तक स्पष्टता नहीं होगी, कठोर संविधान नहीं होगा, तो क्या होगा? जो शक्तियों का विभाजन है वो एक दूसरे में ओवरलैप करते रहेंगे और वो उसके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, राज्य उसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से मेंटेन नहीं रखी जा सकती है संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन। तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? कठोर भी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कठोर और लचीली दोनों तरीके की व्यवस्था है संविधान में, कि कुछ में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है और कुछ में राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। केवल विशेष बहुमत से ही सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो संशोधन कर सकती है, और कुछ तो साधारण बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा संविधान में कठोरता भी विद्यमान है और साथ में लचीलापन भी है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के अधिकार का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो तो उसको निपटाना। और इसके लिए कैसे स्वतंत्रता मेंटेन की गई? जो भी न्यायाधीश हैं उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते और उनके कार्यों की आलोचना संसद में ना किया जाना, ये सारी व्यवस्थाएं की गई जिससे उनकी स्वतंत्रता को मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट है द्विसदनी व्यवस्था। तो संविधान की संघीय विशेषता में अगली विशेषता कौन सी है? द्विसदनीता। तो हमारे यहाँ संविधान ने द्विसदनी विधायिका बनाई है, एक अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। लोअर हाउस निम्न सदन अर्थात लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं लोकसभा भारत के लोगों का सीधे रूप से प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं संविधान की एकात्मक विशेषताओं की। तो सबसे पहली एकात्मक विशेषता क्या है? एकात्मक विशेषता से तात्पर्य यहाँ पे हम देखेंगे कि केंद्र यहाँ पे सशक्त होगा राज्यों की अपेक्षा। एकात्मकता से तात्पर्य इसको ऐसे समझेंगे। तो सबसे पहले सशक्त केंद्र है। शक्तियों का विभाजन अगर देखा जाए तो किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में है। जो राज्य सूची है, अगर राज्यसभा कुछ चीज़ें पास कर दे विशेष बहुमत से अपने, तो उस पर जो नियम कानून विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें केंद्र कैसा हो गया? सशक्त हो गया, यानी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। तो केंद्र सूची में जो विषय हैं वो भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा
जो समवर्ती सूची है इसमें भी केंद्र को ऊपर रखा गया है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो भी किस में हैं? केंद्र में समाहित हैं, जबकि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं अमेरिका में राज्यों में समाहित हैं। तो इस तरीके से संविधान ने केंद्र को क्या किया है? सशक्त बनाया है। तो ये संविधान की एकात्मक विशेषता है, जिसका झुकाव एक तरफ ज़्यादा है। दूसरी बात है, राज्य अनश्वर नहीं है। राज्य जो हैं वो नश्वर हैं, अनश्वर नहीं है, यही बात कही थी। तो राज्यों को जब चाहे किस तरीके से कम करना है, उनकी सीमाओं को, उनका विभाजन करना है, इस तरीके से विभाजन उनका किया जा सकता है। जबकि दूसरे संघों में ऐसी बात नहीं है। चाहे अमेरिका के संविधान उठा के देख लें कि राज्यों को इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है। हमारे यहाँ राज्यों को उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। हम देख सकते हैं वर्तमान में कई सारे जो है राज्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट है एकल संविधान। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संघ हो और चाहे वो राज्य हो, उनको जो है सबको उनका सबका एक संविधान है। जबकि अमेरिका में अगर देखा जाता है तो राज्यों के लिए उनका अलग है और केंद्र के लिए अलग है। तो इस तरीके से जो भारतीय संविधान है इसमें सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी एक ही संविधान है। राज्य और केंद्र दोनों को इसी ढांचे का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जो अपवाद लिखा है वो अपवाद खत्म कर दिया गया है फिलहाल, उसका पृथक संविधान नहीं रहा है। नेक्स्ट है संविधान का लचीलापन। जो संविधान का लचीलापन है ये भी एक कैसी विशेषता है? ये एकात्मक विशेषता है, क्योंकि केंद्र क्या कर सकता है इसमें, अगर वो चाहे तो संविधान के एक बड़े हिस्से को साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसमें राज्यों की आवश्यकता ही नहीं है सहमत की। तो ये संविधान का जो लचीलापन है ये केंद्रोन्मुख है, केंद्र की तरफ उन्मुख है। तो ये संविधान की एकात्मक विशेषता है। इसके अलावा राज्यों में प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें भी समानता का अभाव है। किसी राज्य के पास में राज्यसभा में 1 सीट तो किसी को 31 सीटों की सदस्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से क्या है, समानता का अभाव है। अब उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 हैं। राजस्थान की 10 ही सीटें हैं। अगर वहीं पे सिक्किम, मिजोरम, पूर्वोत्तर की बात कर लें तो इसमें ज़्यादातर जो हैं उन सबकी 1 ही सीट है। तो इस तरीके से जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो सबका अलग अलग प्रतिनिधित्व है। तो ये प्रतिनिधित्व में असमानता है, राज्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो ये संविधान की एकात्मक विशेषता के तहत आता है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध है। तो जो आपातकालीन उपबंध हैं ये क्या है? आपातकाल के दौरान जो शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? केंद्र के पास आ जाती हैं। तो राज्य जो है वो केंद्र के पूर्णतया नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ऐसी कंडीशन में किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को क्या है, एकल ढांचे में बदलने की शक्ति है ये, जबकि ऐसी शक्तियां अन्य संविधानों में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता की बात की जाए तो भारत का जो संविधान है वो कनाडा की तरह ही एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता है और राष्ट्रीय नागरिकता अलग होती है उनकी। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहाँ पे राज्य और राष्ट्रीय नागरिकताएं अलग अलग हैं, जिसका फायदा दोहरा मिलता है नागरिकों को। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है संविधान के द्वारा, इसमें संविधान द्वारा जो सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन जो राज्य उच्च न्यायालय हैं वो भी होते हैं। तो जो न्यायालय की एकल व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दोनों जो राज्य हैं इनके कानूनों पर दोनों पर लागू होती है। वहीं अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है, संघीय कानून संघीय न्यायपालिका के द्वारा और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका के द्वारा लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं।
अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य की सरकारों की अपनी अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में केंद्र और राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, जैसे हमारे यहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, कैग। कैग की बात की जाए तो ये केवल केंद्र ही नहीं बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है। तो ये क्या है, कैसी विशेषता है? ये हमारी संविधान की एकात्मक विशेषता है। इसके अलावा राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार कैसे होता है? इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद भी केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम प्राधिकार बना रहता है। कैसे बना रहता है? अगर राज्य सूची में कोई राष्ट्रीय महत्व है, ऐसी बात लगती है राज्यसभा को, तो वो विशेष बहुमत के द्वारा इसकी अनुमति दे सकती है और संसद इस पर कानून बना सकती है। तो इस तरीके से ये भी शक्ति किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। वैसे तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरीके से केंद्र जो है वो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता है इसके माध्यम से। वहीं अमेरिका वगैरह में जो राज्य प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। अगली विशेषता है हमारी एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। तो चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव कराता है बल्कि जो राज्य विधानसभा के चुनाव हैं वो भी हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न कराता है। तो जो निर्वाचन मशीनरी है वो भी कैसी है? एकीकृत है। नेक्स्ट हमारा राज्यों के विधेयकों पर वीटो। तो जो राज्यपाल है इसको राज्य विधानमंडल द्वारा जो कुछ विधेयक पारित होते हैं उनको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का उसको अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे पहली बार ही नहीं बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक विधेयक जो है अगर इसने राज्य विधानसभा ने भेजा है और राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति उसको वापस कर देते हैं, तो दूसरी बार अगर उसको फिर से राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, दूसरी बार उसको रोक सकते हैं। तो ये भी एक स्पेशल पावर है राष्ट्रपति के पास जो राज्य विधेयकों पर उसको है, अर्थात वीटो का अधिकार। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई हैं, वहाँ इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो जो ये संघीय व्यवस्था है इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है कि जो भारत का संविधान है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एकात्मक विशेषताएं भी हैं और संघीय विशेषताएं भी हैं। हालांकि इसमें दोनों चीज़ों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने यही बात कही हुई है कि बैलेंस रखा गया है, ना ही ये पूर्णतया संघीय है और ना ही पूर्णतया एकात्मक है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है जिससे क्या हो कि विकास की प्रक्रिया प्रॉपर रूप से चल सके, उचित रूप से चल सके, इस तरीके से इसको बनाया गया है। वहीं के संथानम जो है उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के एकात्मक होने के दो कारण उत्तरदायी कौन से? वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व होना एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। दूसरा, शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की विशेषता। तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप में, संघीय रूप में करते रहते हैं। इसके अलावा एक और केस आया था, बम्बई मामला 1994 में आया था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जो हमारा संविधान है वो संघीय है और संघीय या इसकी मूल विशेषता है, और यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है और वो केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं हैं और अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं। तो किस तरीके से जो भारतीय राज पद्धति है वो संघीय व्यवस्था की द्योतक है, इसके बारे में भी आगे बात कही गई। तो पहली चीज़ इसमें थी कि किस तरीके से है, तो राज्यों के बीच जो क्षेत्रीय विवाद है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राज्यों के निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। वो पहला कौन सा है? राज्यों के क्षेत्रीय विवाद, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर। दूसरा, नदी जल
बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, जैसा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उद्भव और उनका सत्ता में आना, बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आए हैं, तो ये संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, चाहे वो झारखंड को ले लो, उत्तराखंड ले लो, तो ये सब अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग करना, ये भी क्या है, एक संघीय व्यवस्था के तहत आता है। और राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया करना। उच्चतम न्यायालय भी क्या करता है, बहुत सारी सीमाओं को लागू करता है, जैसे केंद्र द्वारा आर्टिकल 356, इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। तो मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन केंद्र के द्वारा राज्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर वो पाते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है राज्य में वो अनुचित है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसा राष्ट्रपति शासन मान्य नहीं होगा, हटाना पड़ेगा और फिर से राज्य सरकार को बहाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था जो है वो ये बताती है कि भारतीय राज्य पद्धति जो है उसका कार्य संघीय व्यवस्था है, वो संघीय व्यवस्था के तहत कार्य कर रही है। ये सारे लक्षण संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। तो ये हमारा संघीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।